बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुंदस मुस्तकीम। सच से बड़ा प्रोग्राम है सच से बड़ा टीम के हम अपने डियर स्वीट क्यूट व्यूअर्स के साथ, जो कि रोज़ 10 से 12 बजे हमारे साथ होते हैं सच टेलीविज़न के साथ। जनाब, आज के मॉर्निंग शो में हम आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, बिकॉज़ हमारा आपका रिलेशन जनाब इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है क्योंकि हमारे चैनल से, हमारे प्रोग्राम से आपको बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि डेली बेसिस पे आपके काम आती है। जनाब, आपसे पहले भी बारहा मैंने कहा था और अब एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ, रिकॉल करवा रही हूँ एक बार फिर से जनाब कि आपकी सच से वरा की डायरी, जो बिल्कुल आप लोग अपनी एक डायरी बना के रखें सच से वरा के नाम से, और ऊपर डे डाल के डेली बेसिस पर हमारे प्रोग्राम के तवासुक से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉइंट्स की सूरत में उसमें नोट डाउन करके रखा करें, ताकि आपको जिस तरह आज हमारे प्रोग्राम में मतलब NARC से गेस्ट हैं और न्यूट्रिशन है, तो जिस तरह कभी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, तो जो जिस फील्ड से बिलोंग करता हो आप उसके अकॉर्डिंगली कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट डाउन नोट डाउन करके रख लिया करें। फिर इस तरह क्या हुआ कि जब भी आपको कभी वो कुछ उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जल्दी से अपनी सच से वरा की डायरी निकाली और देख लिया कैसा। फिर तो जनाब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जनाब बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज आलमी सतह पर आयोडीन की कमी के शिकार लोगों, आयोडीन की कमी का आलमी दिन मनाया जा रहा है कि हमारे मुल्क में जिस तरह 36% आबादी जो है वो आयोडीन की कमी का शिकार है। सो आयोडीन की कमी क्यों होती है, किस वजह से होती है, कैसे होती है, और किस तरह इस पर काबू पाया जा सके, इस हवाले से बात करेंगे आयोडीन की कमी के हवाले से। वेल, और इसके अलावा हम अपने प्रोग्राम में रखते हैं एक अपना टॉपिक, तो हमारा जो अपना टॉपिक है वो भी डाइट से रिलेट करता है। हम जो खाते हैं उसका हमारी साइकोलॉजी पर, हमारी माइंडसेट पर, हमारी मेंटल अप्रोच पर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ता है, मतलब हमारी ईटिंग हैबिट्स का और हमारी साइकोलॉजी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, हम आज इस पे बात करने वाले हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है जनाब डाइट एंड योर साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, और इसके अलावा जो बात करने के लिए गेस्ट हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सईदा हबीबा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सईदा हबीबा, आपको वेलकम कहेंगे सच से वरा के प्रोग्राम में अपने स्टूडियोज़ में। डॉक्टर सईदा हबीबा न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आज के टॉपिक के हवाले से भी, आज के आलमी दिन जो मनाया जा रहा है उस हवाले से भी डॉक्टर सईदा हबीबा से बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ारूक साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं हम सच से वरा के प्रोग्राम में। फ़ारूक साहब जनाब PSO प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर NARC इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, और एग्रीकल्चर के शोबे से एग्रीकल्चर रिसर्चर हैं, एग्रीकल्चर के शोबे से इनका ताल्लुक़ है और ऐसे प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं। तो आज इनसे वेजिटेबल सीड के हवाले से बात होगी, यानी कि आज खाने पीने की बातें होंगी। तो जनाब, वेजिटेबल सीड के हवाले से बात होगी, कुछ डाइट के हवाले से बात होगी, और आपकी कुछ डाइट और मेंटल अप्रोच, आपकी साइकोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब आयोडीन की कमी का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है, इस हवाले से डॉक्टर सईदा हबीबा से बात करेंगे। वेल व्यूअर्स, आपको भी वार्मली वेलकम कहेंगे अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें। सो यू आर मच मोर देन वेलकम टू डायल 0518466606। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल कीजिएगा। वेल, आयोडीन की कमी क्यों हो जाती है और नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची जनाब कि हम इसका आलमी दिन मना रहे हैं, बात करने के लिए बैठते हैं डॉक्टर सईदा हबीबा की जानिब। सुंदर, ऐसा है कि आयोडीन जो है ये हमारी डाइट में कह लें कि इसके सोर्सेज काफ़ी कम हैं, बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में नहीं पाए जाते हैं, और इसका सबसे जो अच्छा सोर्स है वो सी फूड है, और सी फूड हमारी डाइट में बहुत ही कम आती है, और इसके अलावा जो है वो कुछ डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। तो इसीलिए जो है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि आयोडाइज सॉल्ट का मिलना जो है हमारे कंट्री में भी पाया जाता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो है ये आयोडाइज सॉल्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप ये है कि हम जब भी हमारा जब डेली कुकिंग है उसमें सॉल्ट तो यूज़ होता ही है, तो हम जो है आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें तो फिर इसकी डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही ट्रेस अमाउंट में इसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही थोड़ी सी होती है डेली रिक्वायरमेंट, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो जो गाइटर का प्रॉब्लम है, गिलट जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। और ख़ासतौर पे जो बच्चे हैं उनमें फिर क्या होता है कि हमें लो IQ देखने में मिलता है और मेंटल रिटार्डेशन जो है वो हो जाती है। यानी ऐसी लेडीज़ जो जब प्रेग्नेंट होती हैं और उनमें आयोडीन की कमी होती है, तो फिर जो न्यू बॉर्न होते हैं वो भी सफ़र करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
मिनरल, तो इसलिए इसको डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। एग्जैक्टली जनाब, आयोडीन मिला नमक के अलावा कुछ ऐसे नेचुरल फूड्स भी हैं जो कि आपको ईटेबल्स आपको रिकमेंड की जाते हैं, जिस तरह कि आपको सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां रिकमेंड की जाती हैं। सी फूड में नेचुरल आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा गाय का दूध भी रिकमेंड किया जाता है कि गाय के दूध में भी नेचुरल आयोडीन की तादाद जो है तो वो मौजूद होती है, स्पेशली प्रेगनेंट फीमेल्स का, जिस तरह आपने बताया। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में रिकमेंड किया जाता है कि जितना आयोडीन का इस्तेमाल नमक में, आयोडीन के नमक का इस्तेमाल करें, सॉल्ट का इस्तेमाल करें या फिर ऐसे ईटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों की जो मेंटल अप्रोच है वो काफ़ी शार्प होगी, मेंटली जो काफ़ी शार्प होंगे। अदरवाइज़ आपकी 15 दिमागी सलाहियतें जो है वो मान पड़ जाती हैं अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी। वैसे तो बच्चे अगर मेंटली रिटार्डेड ना भी हों तो फिर भी उनकी सलाहियतें जो हैं वो वैसे नहीं आती जैसे नॉर्मल लोगों की होती हैं। बिल्कुल, उनकी प्रॉपर मेंटल जो डेवलपमेंट है वो ही नहीं हो पाती है। बिल्कुल बचा फरमाया। और जनाब, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 50 लाख से ज़ायद लोग जो है हमारे मुल्क में आयोडीन की कमी का शिकार हैं, या फिर 36% भी रिकमेंड किया जाता है। कहा जाता है कि 36% आबादी हमारे मुल्क की आयोडीन की कमी का शिकार है। इस तरह गिलहर और दिमागी प्रॉब्लम्स में कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी जन्म लेती हैं। सो इस हवाले से बहुत मोहतात रहा करें, यानी कि आयोडीन की कमी जो है वो बिल्कुल भी ना होने दें, और अपने लिए भी, अपने आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे जनाब, आयोडीन की कमी के हवाले अलावा बात करने के लिए अलावा हमारे पास आज का टॉपिक भी है, यानी कि हमने आज के मौजू के पर जो बात करनी है उस पर बात करने के लिए बढ़ेंगे मोहम्मद फ़ारूक साहब की जानिब। फ़ारूक साहब, आप काइंडली बताइएगा जो हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है डाइट और आपकी दिमागी सलाहियतें या आपकी साइकोलॉजी कितनी आपस में रिलेट करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो ग़िज़ा है या खुराक कह लें, इसका हमारी हेल्थ पे, ख़ास तौर मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो आयोडीन है ये हमारी मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट करती है। और सब्ज़ियों में अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो हमें किसी और ग़िज़ाई अज्जा से नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, फिर इनमें विटामिन्स हैं। तो आयोडीन के हवाले से जो बात मैं करूँगा, भिंडी जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन है। लेकिन हम बाकी सब्जियों में पाई थे, लेकिन सबसे ज़्यादा भिंडी में ये पाई जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हम सब्जियों से पता नहीं इतना डरते क्यों हैं खाने से, उगाते बहुत हैं तो ज़्यादा हम गोश्त की तरफ जाते हैं, शायद इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। बल्कि ईद कुर्बान के हवाले से भी यही मैसेज देना चाहिए कि गोश्त के साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जी और गोश्त का कॉम्बिनेशन वैसे इतना लजीज होता है। हाँ बिल्कुल, यही है कि हमारा ज़हन ये है कि हम गोश्त ज़्यादा खाएंगे सेहत ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोग देखें जो कम्प्लीटली वेजिटेरियन है, वो सेहतमंद है, एवन है सारा कुछ। तो हमें सब्जियों के खाने पे भी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो वे ऑफ कुकिंग है वो हम कुक करते करते सारा कुछ ज़ाया कर देते हैं, ओवर कुकिंग करते हैं। तो लोग वही बात कि 90 डिग्री से ज़्यादा अगर आप ओवर कुक करेंगे अपनी हांडी को तो फिर उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ जो है वो ज़ाया हो जाएंगे, खत्म हो जाते। तो अभी तो जनाब ईद कुर्बान पे तो ये मैसेज देने को दिल चाह रहा है कि उबली हुई सब्जियां बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, क्योंकि ईद पर जितना गोश्त लोगों ने खाया अब तो वाकई उनको सिर्फ सब्जियाँ खाने की ज़रूरत है। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें तकरीबन 500 ग्राम एक फ़र्द की खुराक का हिस्सा एक दिन का सब्जियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो हम, मेरा ख्याल है, महीने में एक फ़र्द 500 ग्राम नहीं खाता। तो हमें खाने की तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि सब्जियां जो है मुकम्मल ग़िज़ा भी हैं और दुआ भी हैं। और इस हवाले में बहुत सारी हदीस भी हैं जिनसे हम कोट कर सकते हैं कि सब्जियां जो हैं मुकम्मल तौर पे ये एज़ मेडिसन, फॉर एग्ज़ाम्पल लहसुन का आपने भी सुना होगा कि ये आपका जो हार्ट अटैक है इसके खदशात को कम करता है। कद्दू के बारे में है कि ये दिमाग को तक़वियत देता है और बंदे की तबीयत जो है उसको ठंडा रखता है, कूल रखता है। इसीलिए जनाब कहते हैं ना कि वेजिटेबल्स और स्वीडिश लवर्स जो होते हैं, वेजिटेरियन स्वीडिश लवर्स जो होते हैं, दे आर क्वाइट काम पर्सनैलिटीज एज कम्पेयर टू दोज जो कि गोश्त ज़्यादा खाते हैं। गोश्त वाले ज़्यादा जज्बाती होते हैं। आप तौर पे खाम आप जो पठानों में देख लें, वो ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके खाया जाता है गोश्त वाला या स्पाइसी अगर आप ज़्यादा खाओ। हाँ जी, तो फिर वो फिर ज़्यादा जज्बाती लोग हैं। तो थोड़ा सा ये आपको कूल माइंडेड रखती हैं और बाकी फ़ायदे इसके अलावा बेशुमार। एग्जैक्टली सर, आप डाइट और आपकी साइकोलॉजी के रिलेशनशिप पे कर रहे हैं आप बात। अगर आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें, यू आर मच मोर देन वेलकम। 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। और इसी बात करने के लिए बढ़ते हैं डॉक्टर सईद हबीबा की जानिब कि आपका ख्याल में हमारी डाइट और साइकोलॉजी का कितना स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है दोनों आपस में? सुंदर, ऐसा है कि जो डाइट है ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी कह लें कि अफेक्ट करती है और हमारी मेंटल हेल्थ को भी। बिकॉज देख लें कि हम जो डाइट है इट्स लाइक अ फ्यूल।
तो जैसा फ्यूल हम डालेंगे वैसी ही परफॉर्मेंस होगी। Very तो true. हमारी जो परफॉर्मेंस है इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारी डाइट के साथ, फिजिकल परफॉर्मेंस, मेंटल परफॉर्मेंस और साइकोलॉजिकल भी। तो जैसे डाइट है ये हमारे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है कि किस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होने हैं, हैप्पी यानी कि ऐसे जो हमारे मूड को जो है वो अच्छा प्लेजेंट बना देते हैं, या ग्लूमी या सैडनेस या डिप्रेशन काज करते हैं। तो हमारी जो डाइट है ये इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है साइंटिफिकली, यानी हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करती है और फिर जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि आपकी डाइट जो है आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करती है और हार्मोन्स आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो डायरेक्टली लिंक्ड अप है जनाब आपकी साइकोलॉजी के साथ। जैसे डॉक्टर फारूक साहब ने भी फरमाया है कि मतलब सब्जियां जो खाते हैं वो कदरे कम जज्बाती होते हैं, और जो स्वीडिश लवर होते हैं मतलब वो या तो सिंपली स्वीट लोग होते हैं ज़्यादा मुझसे। एक्चुअली वही ग्राउंड रूल वही आ जाता है कि बैलेंस डाइट लें, किसी भी एक तरफ जो है वो ज़्यादा इंक्लाइन, बैलेंस डाइट लें तो आई थिंक जो है वो परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात हमने कही जनाब, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। लेकिन जो लोग कम खाते हैं वो भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जो लोग ज़्यादा खाते हैं ऑफ कोर्स वो भी। सो कम खाने वालों की सेहत को कितने खदशात लाहक हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे डॉक्टर सईदा हबीबा से कि ये जो ज़ीरो साइज फिगर या थिनर कॉन्सेप्ट है ये आपकी सेहत के लिए कितना ड्रास्टिक साबित हो सकता है। वाई बीइंग अंडरवेट इज़ बैड, बात करने के लिए बैठे डॉक्टर सईदा हबीबा की जानिब कि कितना कमज़ोर होना है, कम खाना आपके लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल सुंदर, जिस तरह के ओवरवेट होना जो है ये बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स काज करता है और हम उसका बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं कि जी कैंसर हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। इसी तरह से जो अंडरवेट होना है उसके भी बहुत ज़्यादा कह लें कि नुकसान हैं। और 18.5 से अगर आपका बिलो है BMI तो इसको अंडरवेट कंसिडर किया जाता है। और अंडरवेट लोग जो हैं ये अक्सर आप देखेंगे कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और ज़्यादा ये दे आर प्रोन टू डिजीज़ के अक्सर ये बीमार रहेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होंगी, बहुत ज़्यादा अक्सर इनमें फ्लू, कोल्ड और इस तरह की जो है आप प्रॉब्लम्स देखेंगे। एस्थमा का प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि जो लंग सेल्स हैं वो भी सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वाइटल जो मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है अक्सर ऐसे लोगों में। तो और वो इनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक कर देती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे ख़ास तौर पे कैल्शियम डेफिशिएंसी ऐसे लोगों में पाई जाती है और इनकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होती है। ओह गॉड, मतलब एक तवील फहरिस्त है, इतनी सारी खदशात और नुकसानात की पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। बैठते हैं फर्स्ट कॉलर की जानिब, देखते हैं कौन हमारे साथ हैं और क्या कहना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब इरफान हैदर बात कर रहा हूँ कराची से। जी इरफान साहब, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बड़े अरसे बाद जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक मौका दोबारा से मिला है। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पहले तो एक चीज़ ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये क्या वजूहत है कि हमारा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो ख़ास ही इवेंट्स के ऊपर या ख़ास मौके पर ही डिस्कस होते हैं। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है, देखो बाबा गुजरे हुए तो एक हफ्ता हो गया, हमने तो अपने मेहमानों की आने की खुशी में टॉपिक रखा है। अच्छा जी। दूसरा ये है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा फोकस करें कि आयोडीन या आयोडीन की कमी एक्स्ट्रा होना या एक्सीन जो है कमी होना या एक लेवल में होना या इसका इस्तेमाल करना या ना करना, उनके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान आते हैं। और आप ही के चैनल से जो है वो मैं एक अपनी करीबी हमारे रिलेटिव हैं तो मैं उनको भी इस हवाले से वो करना चाहूँगा क्योंकि उनके यहाँ जो है वो आयोडीन मिला नमक जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होता है। तो उनको काइंडली जो है वो मतलब उनके लिए क्या ये चीज़ होनी चाहिए कि हमको किस तरह से गाइड करें कि मतलब क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? अब ना इस्तेमाल करने की वजह देखिए जी, एक बंदे का एक साइकोलॉजिकल एक वो चीज़ होती है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज़ होती है कि इसको थोड़ा सा जो है वो फोकस एक तो करें कि वो या दूसरे वो अफराद के जो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं उस चीज़ के क्या नुकसान आते हैं और इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं आपके ख्याल से। ठीक हो जी जनाब, तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें। चलिए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच कराची से कॉल करने का। अक्सर हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं। किस तरह से लोगों का माइंड मेकअप किया जाए कि वो आयोडीन मिनरल सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल करें, उनको तरगीब किस तरह से दी जाए? फारूक साहब आपके कहेंगे इस हवाले से। इस वाले से ये है जी, अब कुछ तो अवेयरनेस लोगों में काफ़ी है, कुछ थोड़ी सी और क्रिएट की जाए कि और क्रिएट करने ही के लिए आज का दिन मनाया ये इसीलिए जैसे प्रोग्राम किए जाते हैं जी जी, ये दिन भी मनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं। तो अब कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर आयोडाइज साल्ट ही बंदा इस्तेमाल करता रहे
उसमें ना कोई टेस्ट में फ़र्क है, ना उसकी कोई कीमत में इतना फ़र्क है, 1 आध रुपये का फ़र्क है, तो फ़ायदे उसके बहुत हैं। तो दूसरा सब्ज़ियों पे फिर मैं कहूँगा कि ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो खाई जाएँ, अपनी ग़िज़ा में खुराक में इस्तेमाल की जाएँ, तो चलो कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा खा ली जाए तो उससे आपकी जो डेफिशिएंसी है वो कम से कम नहीं होगी, कोई रिकवरी होती रहेगी। यानी कि आप वीकली बेसिस पे एक अपना टाइम टेबल स्केड्यूल सेट कर लो, उसके अकॉर्डिंगली खाओ। अगर आप रोज़ नहीं भी खाते हैं तो डॉक्टर सईद हबीब आपके कहेंगे इस और वजह से? देखें, अगर एक बहुत ही थोड़ा सा एक लाइफस्टाइल चेंज है कि आप रेगुलर साल्ट से आयोडाइज साल्ट की तरफ आ जाएं, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी कि आप सी फूड ही ज़रूर लेकर आएँ या एक पर्टिकुलर वेजिटेबल्स ही लें, क्योंकि खाना आपका रोज़ाना बनना है, तो आप अगर सॉल्ट चेंज कर लें तो उसमें कोई, लेकिन अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं और आपको खुदा न खास्ता कल को वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जो कि आयोडीन की कमी से होते हैं, तो उनके ऊपर आपका कितना ज़्यादा खर्च आएगा, आपका लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल आपको उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ को ठीक करवाने के लिए। तो इसलिए उससे बेहतर है कि अवेयरनेस क्रिएट करने का रीज़न यही है कि उससे उसको प्रिवेंट किया जा सके इस प्रॉब्लम को। तो आई थिंक कि बजाय इसके कि उसको थोड़ा सा इंसान अपना वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाए, उसके बारे में अगर कोई इश्यूज़ भी हैं तो वो उसको उस पर रिसर्च कर सकते हैं कि, और फिर वो अपनी हेल्थ के लिए खुद से चूज़ कर सकते हैं कि उसको ना लेना बेहतर है या लेना बेहतर है। सो जनाब, इट्स अप टू यू। ऑफ कोर्स आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसको आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना अपनी डेली बेसिस अपनी लाइफ रूटीन में जो है कितने फोकस्ड रहते हैं अवेयरनेस को हासिल करने के बाद उस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है, इट्स टोटली अप टू यू। बात हो रही थी जनाब की जो कमज़ोर लोग हो, जो थिन होते हैं लोग, उनको कितने नुकसानात होते हैं पतला रह जाने की वजह से? बिल्कुल, मैं उसमें कैल्शियम का जिक्र कर रही थी कि ऐसे लोगों में अक्सर जो है वो वाइटल मिनरल्स जो है उनकी डेफिशिएंसी होती है, और उसमें कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी पाई जाती है और ऐसे लोग जो हैं इनकी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, और फ्यूचर में अक्सर इनको जो है वो ओस्टियोपोरोसिस का सामना करना पड़ता है। इसमें बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है, हड्डियों के भुनने का, कमज़ोर पड़ने का बिल्कुल, और हिप फ्रैक्चर्स जो हैं वो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंडरवेट होते हैं, और फिर ओल्ड एज में जाके इनके जो है बोन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो अब हिप फ्रैक्चर जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है, एक ऐसी कंडीशन है, यानी कि कुछ लोग इससे रिकवर कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते। दूसरा इसमें जो है आयरन डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरन डेफिशिएंसी भी ऐसे लोगों में बहुत कॉमन है। और आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है कि अनीमिया होता है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी मुतासिर होती है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप टायर्ड फील करेंगे तो ज़ाहिर है कि आप किसी भी काम में दिल नहीं लगता और परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर होती है। फिर रेड ब्लड सेल्स की कमी जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी काज करती है बॉडी में, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है ऐसे लोगों में। इसके अलावा जो अंडरवेट लोग होते हैं, अगर तो जैसे बचपन में ही बहुत ज़्यादा उनका वेट कम था, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनका अगेन IQ लेवल जो है वो कम होगा, मेंटल हेल्थ जो है उनकी मुतासिर होगी। और फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं इनकी जो है कह लें कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में डेथ केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं जो अंडरवेट बेबीज़ होते हैं। तो इसलिए ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जस्ट मेल न्यूट्रिशन की वजह से। एग्जैक्टली और जनाब ख़वातीन को तो ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए इस हवाले से। आपने आखिरी बात जो की इसमें मज़ीद रोशनी डालेंगे, लेकिन जनाब बढ़ते इस वक्त मोहम्मद फ़ारूक साहब की जानिब, और मोहम्मद फ़ारूक साहब NARC एग्रीकल्चरल के शोबे से एग्रीकल्चर रिसर्चर हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। सब्जियों और के बीज के हवाले से वेजिटेबल सीड का टॉपिक लेकर आए हैं जनाब, उनसे बात करेंगे। वेजिटेबल सीड में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे फ़ारूक साहब की सीड कितनी क्या होता है, सबसे पहले उसके क्या फंक्शन के बारे में बताइएगा। बीज जो है इसकी कोई डेफिनेशन इस तरह से की गई है कि एक नन्हा पौधा होता है, इंग्लिश में कहा कि सीड इज़ अ माइन्यूट प्लांट, जो कि अपने ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा के साथ, ग़िज़ाई अनासर के साथ एक हिफाजती खोल में बंद होता है। ये डॉर्मेंट कंडीशन में होता है, जो ही हम इसको ज़मीन में बोते हैं इसको नमी और टेम्परेचर मिलता तो उग आता है। और इसकी डॉर्मेंसी में भी अल्लाह ताला ने एक हिकमत रखी हुई है कि ये डॉर्मेंट ना हो बीज, तो हमारी ग़िज़ा खुराक ज़्यादा बीज पे ही मुनहसर है, चावल है, गंदम है, दालें हैं, तो वो जर्मिनेट कर जाएँ तो हम उसको ज़ख़ीरा ना कर सकें। तो इसको हम फिर ज़ख़ीरा करते हैं खुराक को भी, और बीज जो है जब जो लगाना जब उसका टाइम आता है हम उसको फिर लगाते हैं, और टेम्परेचर और नमी मिलने से वो उगाता है। ठीक है जनाब, सीड की डेफिनेशन तो हमने जानी जो बहुत क्यूट थी, नन्हा मुन्ना सा पौधा, और नन्हे मुन्ने से पौधे जो है अगर वो किसी सब्ज़ी का हो तो उसके मतलब क्या फंक्शंस होते हैं इस पर मज़ीद बात करेंगे। देखते लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी
अकबर हुसैन कियानी बात कर रहा हूँ स्वान से इस्लामाबाद। अकबर हुसैन कयानी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। जी अकबर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हार्ट का मरीज हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, 2 स्टेंट डले हैं, तो अभी इन्होंने कहते कि लहसुन खाने से जो है वो ये हार्ट का इतना मसला नहीं होता, तो क्या क्या चीज़ खानी चाहिए? लहसुन खाने से मसला नहीं होता, ये आप पूछना चाह रहे हैं कि आया ऐसा होता है कि नहीं होता? हेलो, जी 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 आप ज़रा सवाल डॉक्टर बीबा समझ पाई हैं? आप सवाल रिपीट करेंगे आप? जी मैं ये सवाल करना चाहता हूँ जी कि मेरा हार्ट का मसला है, 2 स्टेंट डले हैं मुझे, ये अभी दिल का मसला है, compressor हार्ट से- प्रॉब्लम। हार्ट का मसला, जी जी दिल का मसला है। तो अच्छा, मुझे सवाल क्या से आपको खाना चाहिए? डाइट डाइट रिकमेंड करनी है आपने। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपको डॉक्टर सईद हबीबा से पूछ के बताते हैं। डॉक्टर सईद हबीबा, वो जानना चाह रहे थे कि दिल के मर्ज़ में मुब्तला है, कोई कहता है लहसुन खाएंगे, तो क्या प्रॉपर डाइट अप्रोप्रिएट क्या होनी चाहिए? लहसुन जो है ये हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए रेकमेंड किया जाता है कि वो लें, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो जो साथ में मेडिसिन ले रहे हैं वो नहीं लें। मेडिसिन भी लें अगर उनको ब्लड प्रेशर, लेकिन इनका तो इन्होंने आई थिंक कहा है कि ऑपरेशंस हुए हैं इनके, तो अगर इनको साथ में हाई ब्लड प्रेशर भी है तो लहसुन इनके लिए अच्छा है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए और बेकरी की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये 2 चीज़ें जो हैं उनको हार्ट पेशेंट्स को बेकरी की क्यों नहीं खानी चाहिए? बेकरी की जो आइटम्स हैं उनमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। बेकरी के आइटम्स में आपने देखा कि मक्खन का इस्तेमाल, मार्जरीन का इस्तेमाल, हालांकि क्रीम्स बेकरी का आइटम्स इस्तेमाल। में आप ऑयली ईटेबल्स ना लें, फैटी ना लें, बट एटलीस्ट स्वीट तो ले लें। स्वीट्स तो कम रख लें, उसको बहुत लिमिटेड, जैसे वंस अ वाइल आप ले लें, लेकिन ये कि बेकरी आइटम्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करना जो है वो ट्रांस फैट्स जो हैं वो बढ़ा देता है और वो अगेन जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। इनके लिए ज़्यादा अच्छी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स का इस्तेमाल, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अगर ये यूज़ करें तो स्किम फॉर्म में यूज़ करें। हाँ, वेरी नाइस जनाब। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और डेयरी आइटम्स जो हैं वो ज़रा स्किम्स में यूज़ करें। और इसके अलावा बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद हबीबा, आपने उनको रिकमेंड किया जनाब। मज़ीद आप लोग भी कुछ जानना चाहें तो आप 0518466606 नंबर डायल कर सकते हैं। डॉक्टर सईद हबीबा से बात करना चाहें, मोहम्मद फ़ारूक साहब से बात करना चाहें, लेकिन करेंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त हो जाता है ब्रेक का। स्टे विद सच सवेरा। वेलकम व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम की हमरा। वेल जनाब, आज के इस मॉर्निंग शो में सच सवेरा के प्रोग्राम में आपसे बात हो रही है कुछ, एक तो इंटरनेशनल लेवल पर जो डेज ऑब्जर्व किया जा रहा है आयोजन की कमी के हवाले से, उस पर भी, और स्पेशली आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है, जो बिल्कुल आज बात करें आपका डाइट रिलेशन विद योर साइकोलॉजी, यानी कि क्या खाएंगे, कैसा खाते हैं तो फिर आप कैसा सोचते हैं। जो आप खाते हैं वो आपके सोचने समझने के तरीक़ेकार पे, आपकी मेंटल साइकोलॉजी पे कितना स्ट्रांगली इफेक्ट करता है, कितना पॉजिटिवली या नेगेटिवली। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी डाइट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे सोचने समझने के तरीक़ेकार से, हमारी साइकोलॉजी से। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपकी डाइट के क्या हो सकते हैं आपकी शख्सियत पर, इस पर बात करने के लिए जनाब सबसे पहले तशरीफ़ फरमा हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सईदा हबीबा। डॉक्टर सईदा हबीबा से ना सिर्फ बात हो रही है जनाब इस हवाले से, टॉपिक के हवाले से, बल्कि थिनर स्लिम बॉडीज़ जो होती हैं उनको क्या नुकसान हो सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। उसके अलावा जनाब डॉक्टर सईदा हबीबा से बात करने के लिए एक और टॉपिक हमारे पास है, फैटी लिवर्स, इस पर भी बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा मोहम्मद फ़ारूक साहब। मोहम्मद फ़ारूक साहब पब्लिक प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर NIRC इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद फ़ारूक साहब से जनाब वेजिटेबल सीड्स के हवाले से बात हो रही है पर्टिकुलरली। वेल जनाब, बढ़ेंगे डॉक्टर सईद हबीबा की जानिब, और जिस तरह के हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक यानी कि डाइट और आपकी साइकोलॉजी, तो उस हवाले से रिकमेंड कुछ किया जाता है, कुछ हाई कैलोरीज कुछ को रिकमेंड किया जाता है, कुछ को एम्प्टी कैलोरी फूड रिकमेंड किए जाते हैं। तो आपके ख्याल में कौन सी बेस्ट अप्रोच है? सुन, जैसे कि एम्प्टी कैलोरी फूड जो है ये तो कहा जाता है कि आप नहीं लें, क्योंकि एम्प्टी कैलोरी फूड का ये मतलब है कि आप जस्ट कैलोरीज तो ले रहे हैं बट न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं। इनसे अवॉइड करना, क्योंकि आपको जस्ट कैलोरीज मिल रही हैं, देयर वन ऑफ द काज के
ओबेसिटी काज करती हैं यानी। तो आप जो हैं आपको जस्ट कैलोरीज मिल रही हैं, नो न्यूट्रिएंट्स, तो मगर गोल तो ये है कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलें, हमारी बॉडी को तो न्यूट्रिएंट्स से फ़ायदा होगा, लेकिन एम्प्टी कैलोरी जो डाइट है ये जस्ट आपको नुकसान देती है। तो क्या यही वजूहात हैं थिनर बॉडी की? कॉजेज़ क्या हो सकते हैं स्लिम? नहीं, बल्कि ऐसे लोग ओबीज़ होते हैं, जैसे फिजी ड्रिंक्स वगैरह इसकी एक एग्जांपल हैं कि ये एम्प्टी कैलोरी डाइट, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल रही हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। हाउएवर अगर ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इनफ अमाउंट में नहीं ले रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो ये थिन भी हो सकते हैं, ओबीज़ भी हो सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये थिन भी हो सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकती है कि ये अगर इसका कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिल रहे हैं, तो ये रीज़न हो सकती है। जी जनाब, तो फिज़ी ड्रिंक से जो है एज़ मच एज़ यू कैन अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज आपको सिर्फ कैलोरीज मिलती है, कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ नहीं होती हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे थिनर बॉडीज़ की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, कैसी डाइट होंगी, लेकिन इस वक्त देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक माय डियर। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? शाइस्ता बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी शाइस्ता। डॉक्टर हिबा साहब से मेरा ये सवाल है कि सर्दियों के दिनों में हमें कौन सा ड्राई फ्रूट है वो लेने चाहिए जो कि हमारी स्किन के लिए ज़्यादा मुफीद हो और हमें ज़्यादा उससे वो एनर्जी मिले। अच्छा, एनर्जी वाइज भी और स्किन के लिए भी कौन से ड्राई फ्रूट सर्दियों के लिए ज़्यादा मुनासिब रहेंगे? बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपको कुछ बताते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो वैसे सारे ही बहुत अच्छे होते हैं आपके। बिल्कुल, ड्राई फ्रूट सारे ही अच्छे हैं और उसमें आप अपनी पॉकेट के लिहाज से चूज़ कर सकते हैं। Exactly. पीनट्स भी ले सकते हैं और वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं, आलमंड्स बहुत अच्छे हैं। तो जो भी सीज़न में ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप अफोर्ड कर सकें बहुत अच्छे हैं सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है। और पीनट्स तो जनाब सबसे, अगर जब आपकी पॉकेट की बात की जाए तो सबसे रीज़नेबल तो पीनट्स ही होती है। पीनट्स खाने से बहुत फ़वाइद है, पीनट बटर के बहुत फ़वाइद है, आप मोटे नहीं होते, आपकी कमर पतली होती है। इनफैक्ट पीनट से और पीनट बटर से आपका जिस्म फरबा नहीं होता है। पीनट बटर जो एक हेल्दी ऑप्शन है बिल्कुल। Exactly. इसका इस्तेमाल। तो अगर आपको बटर में प्रॉब्लम हो, हमारे पास कॉल है? कॉल नहीं है जनाब। और बढ़ेंगे फ़ारूक साहब की जानिब, और फ़ारूक साहब से वेजिटेबल सीड के हवाले से बात हो रही है कि वेजिटेबल सीड के क्या फंक्शंस होते हैं और ये कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक सब्जियों में जो एक अच्छे मयारी बीज की क्या अहमियत होती है? किसी भी फसल की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार बीज पे है। और बीज की मिसाल ऐसे कि जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, बुनियाद अच्छी होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी, अगर बीज अच्छा नहीं है उसी तरह तो आपकी फसल अच्छी नहीं, सारे वामल आपके जो भी उसमें करेंगे वो सारे बेकार जाएंगे। तो सब्ज़ियों में ख़ास तौर पे जहाँ हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा हैं तो हमें सीड जो है इसकी अहमियत पे बहुत ज़ोर देना चाहिए। बीज ख़रीदते वक्त अच्छी रेपुटेशन वाली जगह से ख़रीदा जाए और थोड़ा महंगा मिलेगा, इसमें कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें हम सस्ता बीज ख़रीदेंगे या किसी से ऐसे ही मिलता, कई दुकानें बनी होती हैं, तो वो अच्छी फसल पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता होगा। और नतीजा क्या होगा कि जब फसल का एंड होगा तो हमें फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। ऐसी प्रोड्यूस अगर आगे आप थोड़ी बहुत ही प्रोड्यूस ले लें, मार्केट में लेके जाएं, मिसाल के तौर पे आप देखें कि खीरे की मिसाल लें, बीज अच्छा नहीं है, आपने उसको लुक आफ्टर अच्छी नहीं की, बीज आपका इन्फीरियर क्वालिटी का है, तो फ्रूट टेढ़ा मेढ़ा है, मिस शेप्ड कह लें, तो उसको कोई भी लेके उसको खाना पसंद नहीं कर, हालांकि वो वही चीज़ है। तो सब्जियों में चूँकि क्वालिटी के बारे में हमारा ज़्यादा इसमें हम होते हैं कह लें कॉन्शियस, तो मयारी बीज जो है वो लेके उसी को काश करना चाहिए। ठीक हो गया, तो मयारी बीज को तो काश करना चाहिए, लेकिन मयारी बीज के क्या औसाफ हो सकते हैं? मयारी बीज ये है कि उसकी क्वालिटी पहली ये है कि वो किसी सही और नस्ल बीज से या किस्म से तल्लक रखता हो। ठीक। जिस बीज से आपने बीज बनाना है आगे, वो अच्छी नस्ल से बड़ा सिलेक्टिव किस्म का बीज होना चाहिए। ठीक। दूसरा, उसमें जो उगाव है उसका या जर्मिनेशन परसेंटेज हम कहते हैं, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 75 to 85% है, जो डेवलप कंट्री है उनकी 99% तक होती है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर जर्मिनेशन हमें पता है तो हम सीड की क्वांटिटी का तयन करेंगे हमें कितना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1 किलो बीज चाहिए प्याज का, अब उसकी जर्मिनेशन है 50% है, तो हम क्या करेंगे, किलो बीज लिए हमें आधे पौधे मिलेंगे, हम अपना रिक्वायर्ड एरिया प्लांट नहीं कर सकेंगे। तीसरा ये है कि बीज जब हमने लिया है उसको जड़ी बूटियों के बीज से, टूटे फूटे दानों से, या हरे बीज होते हैं बाजे में चोर, उनसे पाक होना चाहिए। फिर बीमारियों के जो इसमें स्पोर्स होते हैं फंगस के ख़ास तौर पे, उनसे पाक होना चाहिए। और सबसे अहम बात, बीज जो है वो अच्छा उगाव वाला हो और उगने के बाद
एक इंग्लिश का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, एक वायबिलिटी है, एक वाइटैलिटी है। वायबिलिटी मीन एबिलिटी टू जर्मिनेट, बीज उगाया, पौधा उगाया, लेकिन आगे उसने अच्छी फसल नहीं दी, तो उसको हम मतलब वाइटल हो, वाइटलिटी उसमें अच्छी हो, बीज उगे और उग के अच्छी फसल आपको दे। तो ये अच्छे बीज के साफ हैं, अच्छा बीज लेंगे, उसको लगाएंगे, आपकी मेहनत रागा नहीं जाएगी, आपको बेहतर उससे रिटर्न मिले। ठीक हो गया। तो आपने अच्छे बीज के तो असाव बताए, लेकिन इसके लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट है, मतलब कौन से इलाके, कौन सी जगह ज़्यादा मौजू रहेगी? सीड प्रोडक्शन के लिए ये है ख़ास तौर पे सब्जियों में कि ऐसे इलाकों का इंतखाब किया जाए जहाँ कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान जब फसल की बढ़ोतरी होती है तो या तो पानी वाफर मकदार में अवेलेबल हो या बारिशें इतनी हो कि उसकी जो मुनासिब ग्रोथ वो हो जाए। लेकिन जब फसल पकने की तरफ जाती है तो फिर मौसम ड्राई हो, खुश्क हो, ताकि सीड क्रॉप अच्छी तरह मैच्योर हो जाए। वो फंगस की बीमारियों से, अगर रोज़ ही बारिश हो रही है, क्रॉप मैच्योर है, एक तो हम टाइम पे हार्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, काफ़ी सारी उसमें शैटरिंग हो जाएगी, बीज ज़ाया हो जाएगा। दूसरा, हर वक्त नमी रहने की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसमें फंगल डिजीज़ आ जाएंगी और सीड हेल्दी की बजाय वो आपका पहले ही डिजीज़ होगा। तो ऐसे इलाकों का इंतखाब किया जाए। और एक सर्वे के मुताबिक जो किया गया है माजी में, बलूचिस्तान का इलाका बहुत से पहलुओं से बेस्ट करार दिया गया है सीड प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें यह है कि हम अच्छा क्वालिटी का बीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि बलूचिस्तान का इलाका सबसे बेस्ट, मतलब कुछ ऐसे मौजू इलाके, पर्टिकुलर इलाके होते हैं जहाँ पर सीड की नशो नुमा जो होती है ज़्यादा बेहतर होती है। इस हवाले से जनाब एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, अगर आपको जानना चाहें, पूछना चाहें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल सीड, अगर अपने घर में जो है वेजिटेबल्स सब्जियाँ उगाना चाहें तो कौन सा बीज का इंतखाब आपने घरेलू सेक्टर पर करना होगा, या अगर आप मतलब किसी बड़े पैमाने पर काश्त करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं, जानने के लिए कॉल कर सकते हैं 0518466606 पर और मोहम्मद फारूक साहब से बात कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब बात हुई डॉक्टर सईदा हबीबा से कि थिनर बॉडीज जो होती हैं उनके क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसके अलावा फैटी लिवर से बात होगी। हमारे आज के टॉपिक यानी कि डाइट और साइकोलॉजी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। वेल जनाब बैठते हैं डॉक्टर सईदा हबीबा के जानिब के जो अल्ट्रा थिन फिगर होते हैं वो होने के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, क्या डाइट ही इसके पीछे कार फरमा है? इसमें उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अगेन साइकोलॉजी, बिल्कुल। उसमें ये रीज़न हो सकती है कि या तो उनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा बिजी है और वो स्किप कर देते हैं खाना, या कोई मील स्किप कर देते हैं, जस्ट स्नैक्स ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी हैबिट नहीं होती है, वो कहते हैं कि हम लोग नाश्ता नहीं कर पाते हैं और इस टाइप की उनकी हैबिट बन जाती है कि वो कोई ना कोई मील जो है वो स्किप कर देते हैं। तो एक रीज़न तो ये है बिजी रूटीन, या खाने का शौक़ ना होना, या खाने का प्रॉपर टाइम ना देना। बिल्कुल। और दूसरी रीज़न ये इसमें हो सकती है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा, जब कुछ लोग स्ट्रेस्ड होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं तो उसमें कुछ लोग तो ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बहुत अरसे तक कोई वो एक स्ट्रेस पीरियड उनका चल रहा है और उसमें काफ़ी अरसे तक अगर वो खाना पीना कम कर देंगे बहुत ज़्यादा तो भी उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, वो रीज़न भी हो सकती है। और मेडिकल रीज़न भी ये हो सकती है कि लाइक हाइपरथायराइडिज्म का होना, जैसे हम थायराइड का आज कर भी रहे हैं जिक्र। तो हाइपरथायराइडिज्म जो है उसमें क्या होता है कि जो थायराइड हमारा जो ग्लैंड है ये हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है उसको भी कंट्रोल करता है। तो हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वेट बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। तो ये रीज़न भी हो सकती है उनके वेट के गिरने की। अदरवाइज़ फिर दूसरी, अब हम कुछ डिजीज़ की तरफ जाएंगे, जैसे कैंसर के पेशेंट्स का गिर जाता है या डायबिटिक्स का, वो एक अलग है। बट ये कि कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकती हैं और बिहेवियर इसमें बहुत ज़्यादा जो है ठीक हो, यानी कि आपकी साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपकी खाने पीने की हैबिट्स जो है वो आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट करती हैं। यानी कि अगर आप कम शौक रखेंगे या आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे खाने पीने को, यानी कि आपकी कौन सी डाइट आपकी न्यूट्रिशनस वैल्यूज़ रखती है, यानी कि नहीं चेक एंड बैलेंस रखेंगे, चेक एंड बैलेंस आई वुड से इज़ अप्रोप्रिएट टर्म कि अपने खाने पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। खुदा न खास्ता होने के बाद डिसऑर्डर्स क्या होंगे अल्ट्रा थिनर बॉडी के? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका ना खाने की रीज़न जो है वो उनके एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का सेल्फ इमेज है ये डिस्टॉर्टेड होता है, यानी कि ये लोग बहुत, इनका वेट कम होता है बट फिर भी वो जब भी अपने आप को मिरर में देखेंगे तो उनको लगेगा कि वो मोटे हैं, वो अपने आप को फैट, ये साइकोलॉजिकल, उनको वो साइकोलॉजिकली तो अच्छी बात नहीं है। इस तरह फिर वो कॉन्शियस रहते हैं तो वो मोटे नहीं होते हैं। नहीं, उनका वेट
डेंजरस हद तक कम होता है। वो बिल्कुल खाते पीते नहीं हैं, हाँ। यानी अपने आप के ऊपर वो इतना कंट्रोल करते हैं कि उनको भूख भी लगेगी तो वो खाएंगे नहीं, स्टार्व करेंगे, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है ऐसे ऑफ जो कोर्स, और कितना दिल मारते हैं वो लोग अपना। बिल्कुल। तो वो अपने आप को मतलब वो एक कह लें कि फाके में चले जाते हैं ना, बिल्कुल खाते पीते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर खाएंगे भी तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा इतना सा वाटरमेलन का पीस ले लेंगे या कुछ इस तरह की चीज़ ले लेंगे, और वो भी खाने के बाद उनको गिल्टी फीलिंग होगी कि शायद उन्होंने ज़्यादा खा लिया है और वो जो है वो फैट उन्होंने गेन कर लिया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें एक तो ये देखो बहुत ज़्यादा जब ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कुछ लोग कि उनको स्मार्ट होना है, तो उसमें क्या करते हैं कि ये ईटिंग डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाते हैं, यानी आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, आप बहुत ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग जो हैं इनका हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए। तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं कि इवन जो इनका हार्ट के मसल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं, पूरी बॉडी के ही मसल्स वीक हो जाते हैं, हार्ट मसल्स भी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग भी प्रॉपर नहीं रहती है। और इसके अलावा जो इनके लंग्स हैं, तमाम बॉडी है वो वीक हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, जो हार्ट बीट है साइंस एंड सिम्पटम्स, बिल्कुल हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं ये समटाइम्स इनको एमरजेंसी में फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, तो ये एक एमरजेंसी केस जो है वो बन डॉक्टर सईदा बाबू, ये तो हो गए कुछ साइंस एंड सिम्टम्स। अब आप काइंडली बताइएगा क्या रिकमेंड करेंगी, कौन सी डाइट रिकमेंड करेंगी कि अपने इस डिसऑर्डर को ओवरकम कर सकें, मतलब ख़त्म कर सकें? जो ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है उसके लिए तो ये है कि इनको एक पूरी जो टीम जो है वो काम करती है। इनको चूँकि फिजिशियंस भी काम करेंगे, साइकाइट्रिस्ट भी काम करेंगे और न्यूट्रिशनिस्ट भी काम करेंगे, और फिर जो है ग्रेजुअली जो है एक तो इनको अपना जो बॉडी का सेल्फ इमेज है उसके बारे में उनको एजुकेट किया जाता है कि वो जो है एक हेल्दी वेट को गेन करें, ना कि अंडर वेट हों। और इसके साथ साथ उनको जो है वो ग्रेजुअली अगर तो ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं और अभी बिल्कुल ऐसी स्टेट में है, तो फिर इनको ट्यूब्स के ज़रिए खाना जो है वो स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जो है इनकी बाकायदा काउंसलिंग की जाती है और फिर ग्रेजुअली जो है वो इनको खाने की तरफ लाया जाता है। और बाकी जो लोग हैं उनको ये है कि जिन लोगों का वेट कम है तो उनको ऐसी डाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए कि इसका ये मतलब नहीं कि वो जंक फूड लेना शुरू कर दें जस्ट टू गेन वेट। आपको अगर वेट गेन भी करना है तो आप हमेशा हेल्दी ऑप्शंस चुनें, लेकिन हाई एनर्जी हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, जैसे नट्स का हमने जिक्र किया, तो ये बहुत ही अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन भी है और दे आर हाई इन एनर्जी। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो नट्स इंक्लूड करें। चीज़ बहुत अच्छी है ऐसे लोगों के लिए, चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट बहुत अच्छी है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी इंक्लूड करें साथ में। ठीक ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि इस कॉन्शियसनेस से बाहर निकलें, बिल्कुल कि सबसे बड़ी बात है ना आप कि अपने आप को जो है अल्ट्रा थिन समझना छोड़ दें कि हम कुछ खाएंगे तो मोटे हो जाए। कौन अगर थोड़े से भी मोटे हो जाते हैं, मतलब जो आपके लिए एक हेल्दी अप्रोच होगी, सो आई थिंक एटलीस्ट अपना इससे दिल तो ना मारा करें, इससे आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एनीवेज जी, इस पर हमने बात की थिनर बॉडीज़ के क्या नुकसान हो सकते हैं, कुछ डाइट भी डॉक्टर सईदा भी ने रिकमेंड की। अब मज़ीद बात करेंगे इनसे फैटी लिवर्स पर, लेकिन इस वक्त बढ़ते मोहम्मद फ़ारूक साहब की जानिब, जिनसे सीड वेजिटेबल सीड के वाले से बात हो रही है। उन्होंने हमें बताया कि कितने ज़रूरी होता है वेजिटेबल सीड एक अच्छी सब्जियों की ग्रोथ के लिए, लेकिन क्या मराइल हो सकते हैं खालिस बीज को पैदा करने के? इसमें 4 मुख्तलिफ मराहल आते हैं। सबसे पहले हम प्री बेसिक या कलीदी बीज तैयार करते हैं, तो ये क्वांटिटी में कम होता है और हाईली जेनेटिकली प्योर होता है। ये एक्सपर्ट की प्रेजेंस में तैयार किया जाता है। ठीक। दूसरा मरला आता है बेसिक सीड का, या जिसको हम बुनियादी कह देते हैं। तो ये प्री बेसिक से तैयार होता है, क्वांटिटी में उससे ज़रा ज़्यादा होता है, और ये भी जो साइंटिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, उसकी प्रेजेंस में तैयार किया जाता है। इसके बाद फिर तीसरा मरला आता है रजिस्टर्ड बीज। ये इसकी तैयारी में भी पूरी तवज्जो दी जाती है कि ये जेनेटिकली प्योर हो, और ये बेसिक बीज से तैयार होता है, मकदार में उससे ज़्यादा होता है, और ये जो सीड रजिस्ट्रेशन वाले इदारे हैं उनसे बाकायदा रजिस्टर्ड होता है कि ये बीज खालिस है। और आखिरी मरला जो बीज तैयार करने का है वो है सर्टिफाइड सीड, तस्दीक शुदा। और ये जो है ये सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट और जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनकी प्रेजेंस से, या तो गवर्नमेंट के फार्म में या कंट्रेक्चुअल ग्रोअर्स के साथ ये ग्रो किया जाता है, लेकिन उसकी सारी सुपरविजन एक्सपर्ट करते हैं। फिर बाकायदा इसका सीड सर्टिफिकेशन वाला दायरा सर्टिफाई करता है कि ये बीज प्योर है, और फिर ये बीज जो है सर्टिफाइड ये लोगों को, फार्मर को आगे लगाने के लिए दिया जाता है। तो इन 4 मराहल से अगर केयरफुली गुजरा जाए
तो बहुत अच्छा हेल्दी सीड हम तैयार कर सकते हैं, जिससे अच्छी फसल के हासिल होने की हमें तवक्को है। ठीक हो, ये तो आपने कुछ मराहिल बताई मतलब सीड के, लेकिन वेजिटेबल ग्रुप्स भी होते हैं, मतलब डिफरेंट वेजिटेबल ग्रुप्स, उससे ज़रा रोशन डालिएगा। उसमें मैडम यह है कि हर फसल की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो वो पोलिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें, मैं इस तरफ यहाँ आऊँगा जी जी। तो क्योंकि जो सीड की जो प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी, वो फैक्ट होती है पोलिनेशन से। पोलिनेशन के हवाले से 3 ग्रुप हैं सब्जियों के। एक सब्जियां हैं जो हम कहते हैं हाईली सेल्फ पोलिनेटेड, ठीक, या सेल्फ पोलिनेटेड, या खुद बहुत बारावर होने वाली सब्जियां। इनका फूल जो है मुकम्मल होता है, नार और मादा एक ही फूल में मौजूद होते हैं, और इनका फूल खुलने से पहले ही पोलिनेशन का जो अमल है वो कंप्लीट हो चुका होता है। इनमें किसी फॉरेन कंटेमिनेशन की गुंजाइश ही नहीं होती। इनकी मिसाल मटर, लोबिया, टमाटर, मिर्च, बैंगन। तो इनका चूँकि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फूल खुलने से पहले पोलिनेशन का अमल हो चुका होता है, तो इनमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होती। प्योर बीज बनाना बड़ा आसान है। सिर्फ इसमें फ़िज़िकल कंटेमिनेशन से बचने के लिए अगर 2 अक़साम मसलन टमाटर की लगाई हैं या मटर की लगाई हैं, तो उनमें थोड़ा सा फासला को 50 मीटर रख लें, ताकि हार्वेस्टिंग के टाइम ये मिक्सिंग ना हो, और इनका खालस बीज बनाना बड़ा ही आसान है। दूसरी किस्म है जो हम कहते हैं कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में कंपैरेटिवली सीड बनाना मुश्किल है, प्योर बीज। और क्रॉस पोलिनेट की आगे 2 अक़साम है। नंबर 1 है वो इंसेक्ट पोलिनेशन, पोर्ट्रेट, कीड़ों मकोड़ों से, और ख़ास तौर पे शहद की मक्खी इसमें रोल प्ले करती है। वो शहद इकट्ठा करते, नेक्टर कलेक्ट करके साथ पोलिनेशन का अमल भी करती है। बेलों वाली सारी सब्जियां जितनी हैं वो इस ग्रुप में आती हैं। तो इनमें खालस बीज बनाने के लिए हमें इनका कोई 2-4 चीज़ें हैं जो हमें ज़हन में रखनी होगी। एक तो इनका आइसोलेशन, हम कहते हैं जी, कम से कम आइसोलेशन डिस्टेंस ठीक 1 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि शहद की मक्खी आमतौर पे कहा जाता है कि 1 किलोमीटर तक जब जाती है उड़ के, तो पोलन वगैरह उसका जो है वो लगा होता है, वो शेड हो जाता है। ठीक, तो उस वाले से हो जाता है। तो तीसरी किस्म विंड पोलिनेटेड, ठीक, हवा से, इसमें पालक आती है। इसका पोलन जो है बहुत ही हल्का होता है, और हवा से वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चला जाता है। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। जी, बहुत शुक्रिया। अभी कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे देखते हैं कि वो क्या कहना जानना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं भावनगर से नादिया बात कर रही हूँ। नादिया बात करें जी। नादिया, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने कल ही अपना टेस्ट करवाया है प्रेगनेंसी के बाद, मतलब तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप ना अभी 15-20 दिन और वेट करें, कि प्रेगनेंसी बहुत हल्की से, तो इस दौरान मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने आपको क्या रिकमेंड किया है? उन्होंने कहा है प्रेगनेंसी बहुत लाइट सी है अभी, मतलब है, तो अभी आप वेट करें थोड़ा। आपके डॉक्टर मुझे इस दौरान में क्या लेना चाहिए? आपकी तरफ क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा। माय डियर, थोड़ा सा शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। आई एम सॉरी, आई मिस्ड इट। कॉल भी ड्रॉप हो गई है। इट्स सर्टनली ओके, आप रीडायल कर सकती हैं नंबर 05184660। पीपल प्लीज़ शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में अपनी बात किया करें, और क्वेश्चन जो है वो ज़रा जल्दी से जो है और ज़रा स्पीडी आप थ्रो किया करें, समझने प्रॉब्लम होती है। सॉरी से जनाब फारूक साहब ने सब्जियों के और बीज की अहमियत पर काफ़ी रोशनी डाली। डॉक्टर सईद हबीबा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने थिनर बॉडी के नुकसान जो हैं वो बताए कि क्या हो सकते हैं, उसके रिकमेंडेड डाइट्स में वेजिटेबल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? वेजिटेबल्स ज़रूर लेनी चाहिए। वेजिटेबल्स जो है ठीक है कि वो हाई कैलोरी डाइट में नहीं आएंगी, बट बैलेंस आपने करना है। आपने जैसे मैंने बताया कि हाई कैलोरी डाइट्स को भी इंक्लूड करें। जैसे नाश्ते में अगर वो ऐसे लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं कि पराठा भी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, अंडा वगैरह ले सकते हैं, फ्राइड फॉर्म में भी वो अंडे को ले सकते हैं, ऑमलेट की फॉर्म में ले सकते हैं, और स्कीम मिल्क की बजाय वो रेगुलर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब खाने की बात आए तो वो मीट को और वेजिटेबल्स को मिक्स करके बना सकते हैं, या चिकन और वेजिटेबल्स को मिक्स करके बना सकते हैं, या कभी जस्ट वेजिटेबल्स लें, कभी दालें लें। लेंटिल्स बहुत अच्छा, लेंटिल्स जो हैं ये भी हाई इन कैलोरीज होती हैं, दालें जो हैं ये भी ली जा सकती हैं। तो वेजिटेबल्स को ये नहीं मतलब कि ऐसे लोग जो अंडर वेट हैं वो स्किप कर दें, बल्कि उनको सैलड के फॉर्म में भी वेजिटेबल्स अपनी डाइट का एक लाजमी हिस्सा उनको बनाना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी नाइस। बस ना ब्रेक की जानी बढ़ने से पहले, क्योंकि फारूक साहब का और हमारा साथ बस यहीं तक है, फारूक साहब आपसे मैसेज लेना चाहिए लास्ट व्यूवर्स के तौर पर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? मेरी गुजारिश नाज़रीन से ये है कि एक तो तसर ये है हमारा ओवरऑल
इस प्रोग्राम की वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि जी बीज आ रहा है बाहर से सारा सब्जियों का, तो हम